हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एआर एजुकेशनल हब। तो आज हम बॉटनी का एक और चैप्टर क्लियर करेंगे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। उसके बाद फिर कुछ फ्लावरिंग प्लांट के सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो फिलहाल ये दोनों चीज़ों को छोड़कर हम बाकी ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, so let's begin. A wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure, that is morphology. किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि वो दिखता कैसा है, मतलब उसका बाहर से अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग किसी और चैप्टर में डील करेंगे, दैट इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट को बताता है, जैसे टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन लेवल पे या फिर सेलुलर लेवल पे। ओके, तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट को डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in the different part found as adaptation of the plant to their environment, that is adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. इसका मतलब है कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे और मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट इज एडेप्टेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट की वजह से अगर अडेप्ट हो रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी प्लांट पार्ट अडॉप्ट कर रहा है तो, या फिर क्लाइंबिंग, स्टोरेज। If we pull out any weed, you will see that all of them have root, stem, and leaf. They maybe bear flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is called shoot system, while the portion above the ground is called shoot system. ये जो फ्लावर के नीचे का जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम होता है और जो ऊपर का पार्ट होता है वो शूट सिस्टम होता है। ये किसी एक एग्ज़ाम में, आई थिंक बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में ये आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग ध्यान देना। द रूट, नाउ बिगिन विद द रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट द डायरेक्ट elongation ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। मतलब अगर आपका ये डाइकोट प्लांट है तो इस यहाँ से रेडिकल से आपका डायरेक्ट elongation प्राइमरी रूट को बताता है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। इट बियर्स लेटरल रूट। अब इस प्राइमरी रूट में लेटरल रूट्स हो सकते हैं, जैसे आपका एक ये प्राइमरी रूट हो गया, इसमें कुछ लेटरल रूट्स है, फिर उससे कुछ निकल रहे तो वो सेकेंडरी हो जाएंगे, टर्शरी हो जाएंगे, ऐसे करके होता है। ठीक है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. Okay, the primary root and its branches constitute of tap root system. Okay, tap root system, इसका एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है, टैप रूट होता है। एग्जाम्पल आप याद रखना, ओके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही आते हैं और इस चैप्टर में इतने एग्जाम्पल है कि आपको मतलब बहुत दिक्कत होगा याद करने पे, पर जहाँ मेरे को लगेगा कि आपको ट्रिक्स दे देना चाहिए, मैं वहाँ आपको ट्रिक भी बता दूंगी। ओके, इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें एक प्राइमरी रूट जो शॉर्ट लिव्ड होता है और उसको रिप्लेस करके लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आ जाते हैं। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, दैट इज इन वीट। वीट में क्या होता है कि फाइब्रस रूट होता है, जैसे कि इसमें आप टैप रूट तो समझ गए कि ऐसे होता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसे निकलते हैं, पर फाइब्रस रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके एक ही बेस से बहुत सारे रूट डेवलप हो जाते हैं, तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इन सम प्लांट ग्रासेस, लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और फिर बनियान, रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा अगर किसी प्लांट पार्ट से अगर रूट ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है आपका ग्रासेस,
some plants like grasses, monstera and banyan tree. Okay, the main function of root system is, root का main function है absorption of water obviously, encourage plant को support provide करता है, storage जैसे कि हम लोग turnip वगैरह में देखते हैं, reserve food material and synthesis of plant growth regulator. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी सिंथेसिस करता है रूट. एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिन जैसे रूट टिप या शूट टिप में पाया जाता है. ओके, अभी देखो ये आपका हो गया टैप रूट, ये लेटर आपका ये प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी ओरिजिनेट कर रहे हैं. ये आपका फाइब्रस रूट हो गया, बेस से ही सारे ओरिजिनेट कर रहे हैं. उसके बाद ये एडवेंटिशियस रूट हो गया, क्योंकि ये स्टेम से देखो यहाँ पे रूट निकल जा रहा है, तो ये रेडिकल अदर देन रेडिकल से. ओके, नाउ द रीजन ऑफ रूट्स. रूट में अलग अलग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या रीजन्स है. ओके, तो इसको पढ़ते हैं. इन रीजन्स में आपको ऑर्डर याद करना है कि ऑर्डर क्या है रीजन्स का. तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ही बता देती हूँ. सबसे पहले यहाँ रूट कैप प्रेजेंट है. ठीक है, पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो रूट का लेंथ और नीचे नीचे पेनिट्रेट करके और ज़्यादा होते जाएगा. तो इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये लेंथ है. उसके बाद फिर आपका आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन का रीजन आ जाता है. ठीक है, और जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसी में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये ज़रूरी है कि मैच्योरेशन वाले रीजन में रूट हेयर प्रेजेंट है, इलोंगेशन में कोई रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होता है. और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर करता है रूट कैप. ओके, तो अब ये पूरा पैराग्राफ यही लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं. सबसे पहले है रूट आर कवर्ड बाय अपेक्स. रूट आर कवर्ड एट अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो रूट कैप कहते हैं इसको. ठीक है, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. क्योंकि रूट जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल को नीचे की ओर, तो उसको रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रूट कैप होता है. रूट कैप से जस्ट अ few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. रूट कैप के जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसका सेल होता है. द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल. सेल बहुत स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होता है, विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म. ओके, दे डिवाइड रेपिडली. अभी आपको बताया कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. द सेल प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर में, दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन. यहाँ पे इलोंगेशन जोन है, एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. लेंथ के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन. द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cell have very fine and delicate thread-like structure called root hairs. जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसी में कुछ एपिडर्मल सेल्स वो क्या करते हैं कि डिवाइड करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जो रूट हेयर होता है. जो रूट हेयर का जो फंक्शन है मेनली वो क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्व करेगा और फिर एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्व करने का काम रूट हेयर करता है, और फिर यहीं से जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ लेते हैं. तो रूट का मॉडिफिकेशन ये है कि रूट इन सम प्लांट्स चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. देखो, रूट का मेन फंक्शन तो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करना है, लेकिन कुछ रूट्स जो क्या करते हैं वो बिकम मॉडिफाइड, वो मॉडिफाई हो जाते हैं और इन दोनों के अलावा भी कुछ काम करने लग जाते हैं, तो उसको हम लोग रूट मॉडिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि और अलग क्या काम हो सकता है, सपोर्ट जो रूट मॉडिफाई करके सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ये तीन है और ये तीनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे. और एग्जाम्पल बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रूट मॉडिफिकेशन सपोर्ट के थ्रू, सपोर्ट मतलब रूट आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, कैरेट एंड टर्निप. कैरेट एंड टर्निप जो एग्जाम्पल है ये टैप रूट, इसका जो टैप रूट है वो मॉडिफाई करके, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो.
tap root of carrot and turnip and adventitious root of shoot sweet potato get swollen and store food. ओके, ये फूड स्टोरेज इनका मॉडिफिकेशन है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोज द बनियान ट्री में जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो नथिंग बट इट इज़ अ रूट एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉप रूट. प्रॉप रूट जो है वो पाया जाता है बनियान में. एग्जाम्पल्स फिर कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मीन बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस चैप्टर का मतलब ही है कि आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, मतलब आपको एग्जाम्पल्स एकदम एट द टिप होना चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए. Adventitious root of sweet potato gets swollen and store food. फूड स्टोरेज में इसका मॉडिफिकेशन है टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. उसके बाद है कि प्रॉप रूट कहाँ पाया जाता है? तो बनियान में पाया जाता है आपको प्रॉप रूट. सिमिलरली एक और स्टेम मेज और शुगर केन में आप देखते होंगे कि नोड्स के पास जो होता है वो यहाँ पे ऐसा ऐसा रूट निकला हुआ रहता है. तो वो क्या है? वो भी आपका रूट मॉडिफिकेशन ही है. वो शुगर केन और मेज को सपोर्ट प्रोवाइड कर दे रहा है. ठीक है. लोअर नोड्स में, हाँ ये भी है कि लोअर नोड्स में प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड स्लिट रूट्स, प्रॉप रूट और स्लिट रूट्स. ठीक है. इन सम प्लांट्स लाइक राइजोफोरा जो स्वम्पी एरियाज में ग्रो करता है, मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं वर्टिकली अपवर्ड, जिसको कहते हैं सच रूट्स को कहते हैं हम लोग निमेटोफोर. ठीक है. और वो ऐसा क्यों करते हैं? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए करते हैं. क्योंकि स्वम्पी एरिया है तो वो रूट क्या होता है कि थोड़ा बाहर आ जाते हैं, तो ये निमेटोफोर होते हैं और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में. तो उन रूट्स को क्या कहते हैं? निमेटोफोर कहते हैं. बनियान में प्रॉप रूट, मेज और शुगर केन में स्लिट रूट. ओके. और इसका एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन वाले का प्लांट का नेम है राइजोफोरा एंड रूट इज कॉल्ड निमेटोफोर. ओके. वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. ठीक है. अगर आपको एनसीईआरटी में लिखना होगा तो लिख लेना. इसका मतलब होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब अर्थ ग्रेविटी नीचे लगता है लेकिन वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. ओके. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ मॉडिफिकेशन स्टोरेज का एग्जांपल है आपका स्पैरगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो. ये सब आपका मॉडिफिकेशन फॉर ऑफ रूट फॉर स्टोरेज है. रेस्पिरेशन के लिए तो आपको पता है निमेटोफोर इन राइजोफोरा. जैसे देखो ये रूट बाहर ग्रो कर रहे हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेम. व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? कौन कौन से फीचर है जो रूट को स्टेम से डिफाइन करते हैं? तो पहला एक हो जाता है कि जो स्टेम इज असेंडिंग पार्ट. ऑब्वियसली स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट है. रूट पार्ट above the ground surface and root is a part below the ground surface. ascending part of axis bearing branches, branch होता है, leaves होता है, flowers होता है, fruit होता है, जो कि रूट में नहीं होता है. ये सब स्टेम का पार्ट है. ओके. दिस डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल. आपको अभी बताया था पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो रूट होता है वो अराइज होता है रेडिकल से. रेडिकल और जो शूट दैट इज द स्टेम जो अराइज हो रहा है वो आपका अराइज हो रहा है प्लिम्यूल से. आप ये सब लिखते जाना अपने बगल में एनसीईआरटी में कि जो रूट है वो अराइज हो रहा है आपका रेडिकल से और शूट हो रहा है वो प्लिम्यूल से. ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. दिस स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड. ऑब्वियसली तो जैसे कि ये एक स्टेम है तो ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोडल डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनोड. द रीजम स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न. तो आपका जो ये होते हैं यहीं से आपका लीव्स आते हैं. ठीक है. नोड वाले पार्ट से. ठीक है. bears node while internode are the portion between two nodes. internode दो नोड के बीच का पोर्शन है और जो नोड है वहाँ से लीव ओरिजिनेट होता है. the stem bears bud while they are called terminal or axillary bud. stem is generally green when young and later become woody or dark brown. स्टेम पहले तो ग्रीन होता है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक होता है, बट बाद में वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम is spreading out branches bearing flower, fruit and leaves. It conduct water, obviously minerals and photosynthetics. Some stem perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. तो ये सब जो है ये इनके modifications हैं. ओके.
और एक एक करके आप स्टेम के मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, द स्टेम may not always be typically like what they are expected to be। obviously modifications में तो वो जैसे typically एक stem कैसा होना चाहिए, stem है, nodes है, internode है, flower है, fruit है, वो है, ठीक है, ये stem है। लेकिन कुछ कुछ stems होते हैं जो typical stem जैसे नहीं होते, that is they are modified to perform different functions। अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे कि एक मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे हो गया कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जैसे कि पोटैटो एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम का। जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया। जमीन कंद क्या होता है, जो ओल, आप लोगों को पता हो ओल जिसका सब्जी बनता है, ओल दैट इज वो क्या होता है आपका, उसको जमीन कंद कहते हैं। वो भी क्या है आपका मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाएगा। और हमको जहाँ तक याद है कि एक बार बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था जो मॉर्फोलॉजी से, हमको लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ मॉर्फोलॉजी से था, सिर्फ मॉर्फोलॉजी। आप मतलब मान नहीं पाओगे, लेकिन 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ मॉर्फोलॉजी के होंगे। इतना इंपॉर्टेंट था उस ईयर ये चैप्टर, इतना ज़्यादा, ठीक है। तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके एग्जाम में 20-22 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी मैक्स टू मैक्स 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। और आई थिंक ये बात है 2022 का जो बीएससी नर्सिंग था वो वाले पेपर में। तो आप लोग को अगर होगा, तो अगर ग्रुप में होगा अवेलेबल, तो वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ मॉर्फोलॉजी से बने थे। इसीलिए बोल रही हूँ चैप्टर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। उसके बाद दूसरा मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल का, विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं आ सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड, हेल्प टू क्लाइंब, मतलब क्लाइंब में हेल्प करते हैं, सच एज गॉड्स में पम्पकिन, क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, ये सब जो है, ये सब क्या करते हैं, जो इनका जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होकर स्टेम टेंड्रिल बना लेता है, जो इनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। तो जो पॉइंटेड थॉर्न का जो थॉर्न क्यों बनाते हैं, ई डिफेंसिव के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि सिट्रस या बोगनविलिया जो होते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेम को मॉडिफाई कर देते हैं थॉर्न्स में, ओके। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन में जो प्लांट होते हैं वो कुछ अपने स्टेम को मॉडिफाई कर देते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए वो खुद अपने स्टेम्स को फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया ऐसे स्ट्रक्चर में कर लेते हैं, ताकि दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन इतना ज़्यादा होता है कि उनको फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्लांट ग्रो कैसे करेंगे अगर खाना नहीं बनाएंगे तो वो रीज़न है। उसके बाद फिर अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सच प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नीश एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। जैसे कि कुछ प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम्स में आ जाते हैं, जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी, वो क्या करते हैं कि वो उनका जो स्टेम होता है, जैसे अगर उनका एक ये स्टेम है तो वो स्टेम वापस से ज़मीन में जाके और वो खुद से वापस से ग्रो होने लग जाते हैं, तो वो स्टेम एक नया प्लांट पार्ट बना लेता है, ठीक है। प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस आफ्टर ग्रोइंग एरियली ऑफ सम टाइम आर डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड। इसमें भी है कि मिंट और जैस्मिन भी यही करते हैं। द लेटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग रोजेट, और जो नोड होते हैं वो फिर से एक नया प्लांट बना लेते हैं। रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। वेरी इंपॉर्टेंट कि रोजेट ऑफ लीव और टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया and E. cornea. Okay, in banana and pineapple and chrysanthemum, lateral branches originate from basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward
giving rise to leafy shoots. Now the next portion is, पहले हमने रूट पढ़ा, फिर स्टेम पढ़ा, अब हम लीफ पढ़ेंगे. तो लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born to the stem on the stem. It develop at node and bear a bud in its axil. The axillary bud later develop into branches. ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेम क्या है, लीफ क्या है, वो लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, स्टेम से निकला हुआ. ठीक है, डेवलप नोड एंड बियर बर्ड इन द एक्सिल, और जहाँ से लीफ निकला होता है वहाँ पे बर्ड, एक बर्ड प्रेजेंट होता है एक्सिल से, जो एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं और फिर वही बाद में जाके ब्रांच बनाते हैं. लीफ ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर. दे आर मोस्ट, एक्रोपेटल ऑर्डर कहने का मतलब है कि एक स्टेम आया, अगर ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच निकला, तो यहाँ पे लीफ बना, यहाँ पे लीफ बना, यहाँ पे एक्रोपेटल मतलब लास्ट में जो है वो यंग लीफ है, जो नीचे रह रहे हैं वो आपका ओल्ड लीव्स होते जा रहे हैं. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, obviously no doubt. A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by leaf base and bear two lateral small leaf like structure called stipule. अभी आपको तीन पार्ट क्या है आपका, जैसे कि एक आपका पिट्यूल है, ये आपका पिट्यूल, एक आप सबसे पहले आपका लीफ बेस है, ये आपका पिट्यूल है, और ये आपका लेमिना है. ठीक है, तीन पार्ट हो गए. जो आपका लीफ बेस है वहीं पे एक आपका देखो लिटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल स्टिपल, छोटा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको स्टिपल बेल बोलते हैं. ठीक है, इन मोनोकोटिलेडन द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. कुछ कुछ मोनोकॉट में क्या होता है ना कि लीफ बेस जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और पूरा स्टेम को पार्शियली या थोड़ा सा फुल होली कवर कर लेता है. इन लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलो विच इज कॉल्ड पेलिविनस. ठीक है, पेलिविनस कहते हैं जब लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो हो जाता है वो सोलो हो जाता है. द पेटियोल विल हेल्प to hold the blade to light. Long thin flexible petiole allow leaf blade to flutter and wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. जो petiole है उसका क्या काम है, उसका काम है वो होल्ड करके रखता है, और फिर उसका काम वो इतना फ्लेक्सिबल और थिन होता है कि वो लीफ ब्लेड्स को विंड में फ्लटर करने देता है और कूल द लीफ एंड ब्रिंग फ्रेश एयर इन द लीफ सरफेस. उसके बाद लेमिना का क्या काम है, जो लेमिना आपका जो लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स. वेन्स और वेनलेट्स, ये देखो ये आपका मेन वेन हो गया, फिर इधर इधर आपका वेनलेट्स है. ठीक है, ऐसे ऐसे जो होता है, तो ये आपका वेनलेट्स है. तो ये वेन्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो वाटर एंड मिनरल्स आ रहे हैं वो लीफ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद है देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन. बीच में एक बड़ा सा वेन होता है जिसको मिड रिब कहते हैं. उसके बाद जो लीफ में वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल. ऑब्वियसली रिजिडिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ में ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है. द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स. अब वेनेशन पढ़ेंगे. वेनेशन का मतलब ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, कैसे अरेंज है. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. ओके, तो व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुल. जैसे देखो ये आपका मिड वेन हो गया, उसके बाद ये आपका बड़े बड़े वेनलेट्स हो गए, और उसके अंदर भी आप जो वेन देख रहे हो रेटिकुलेट फॉर्म में है. ठीक है, ऐसे ऐसे है. तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेनेशन. व्हेन द वेन्स आर इन नेटवर्क वेनेशन आर टर्म्ड एज रेटिकुलेट. तो उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, पहला. फिर दूसरा जो है वो आपका पैरेलल वेनेशन है. इसमें क्या होता है कि आपका जो वेन्स है वो पैरेलली रन करते हैं. जैसे कि आपका ये मिड वेन हो गया, इसी के पैरेलली सारे, इसी के पैरेलली रन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पैरेलल वेनेशन. लीफ ऑफ डाइकॉट. डाइकॉट के पास जनरली रेटिकुलेट होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन. जैसे कि आप आम देख लो, कटहल,
ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेरिएशन डाइकोटिलेडन। और मोनोकॉट में आप देख लो कि जैसे आपका मेज मेज हो गया, शुगर केन, फिर वीट, राइस, ये सब जो हो गया ये सब आपका पैरेलल वेरिएशन शो करते हैं और ये सब मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ लीफ में मेनली सिंपल और कंपाउंड होता है। ठीक है। और कंपाउंड में फिर दो हम लोगों को पढ़ना है। तो लीफ इज सेड टू बी सिंपल इफ द lamina is entire and when incised the incisor do not touches the midrib। नॉर्मल लीफ हो गया कि आपका ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, मतलब ये ऐसे करके एक लीफ हो गया, एक प्लांट ऐसे करके लीफ हो गया, एक ऐसे करके लीफ हो गया, तो ये सिंपल हो गया। और जब जो इंसीजन होता है ऑफ लैमिना reaches up to the midrib breaking it into number of leaflets then the leaf is called compound leaves। जैसे आपका ये नीम, आप ऐसा ही करी लीव्स भी होता है, तो करी लीव्स का भी जो लीफ क्या है, एक मिडरिब, एक जो आपका इंसीजन है, उसके बाद उसमें अलग अलग लीफलेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीव्स। जैसे नीम, फिर आपका सिल्क, ये सारे तो कंपाउंड ही है। अब कंपाउंड में दो आते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है ना कि लीफ द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप, पिन्नेटली कंपाउंड द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस में सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है तो उसको पिन्नेटली कंपाउंड बोलते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होता है कि सारे लीव्स एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड होते हैं, तो उसको पाल्मेटली कंपाउंड बोलते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जांपल आपका सिल्क कॉटन एंड पिन्नेटली कंपाउंड का आपका एग्जांपल है नीम। एक और आपका करी लीव्स भी हो सकता है, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इन पाल्मेटली कंपाउंड ये भी आपको बता दिया, एक टिप पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी मतलब क्या होता है, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न फॉर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। आप ये इसमें जो एक दो एग्जाम्पल डेफिनेशन से भी याद रखना, जैसे वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेनलेट्स, वो सब होता है। फाइलोटेक्सी हो गया। उसके बाद फिर आएंगे बाद में एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, ये सब का सिर्फ एक बार एक लाइन का है, वन लाइनर डेफिनेशन है, वो याद रखना। ओके। तो इसका है फाइलोटेक्सी मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड अल्टरनेट ओके। सो अल्टरनेट है आपका, दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ओके। तो एक एक करके पता कर लेते हैं कि अल्टरनेट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर चाइना रोज है, जैसे कि आपका अल्टरनेट का एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसमें क्या होता है कि लीफ अराइजेस, सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। मतलब अल्टरनेट में है क्या कि एक नोड में एक ही लीफ अराइज होगा और अल्टरनेट मैनर में होगा। जैसे कि अगर आपका ये एक, और आपका यहाँ पे नोड्स है, तो एक बार नोड में अगर इधर लीफ है तो दूसरे नोड में इधर होगा, तीसरे नोड में इधर होगा, चौथे नोड में इधर होगा। तो हर नोड में होगा लीफ, और लीफ अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है। दूसरा हो जाता है कि अपोजिट टाइप का है, अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेस एट ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर। हर एक नोड में दोनों साइड प्रेजेंट होगा लीफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट। अल्टरनेट में अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होगा, अपोजिट में एक नोड में दोनों साइड प्रेजेंट होगा, और वर्ड अल्टरनेट का आपका एग्जाम्पल हो जाए, सॉरी, अपोजिट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। उसके बाद वर्ल्ड में क्या होता है कि एक ही नोड में बहुत सारे फ्लावर प्रेजेंट होते, लीफ प्रेजेंट होंगे, मोर देन टू लीव्स जब एक ही नोड में प्रेजेंट होंगे तो उसको वर्ल्ड कहते हैं। जैसे कि एलिस्टोनिया, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, दैट इज अल्टरनेट। अपोजिट में गुआवा, कैलोट्रोपिस, वर्ल्ड में एलिस्टोनिया। ओके। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
कि लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेनली काम है फोटोसिंथेसिस करना, बट फोटोसिंथेसिस के अलावा भी अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका लीफ का मॉडिफिकेशन है। जिसमें पहला टेंड्रिल, टेंड्रिल आपने पहले भी पढ़ा है, टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए। पर जो स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है उसमें गॉड्स आ जाएंगे, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा। बट जो लीफ टेंड्रिल है वो प्रेजेंट होता है आपका पी में, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वो स्टेम टेंड्रिल है, ये लीफ टेंड्रिल है। वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था, उसका एग्जाम्पल गॉड्स थे, और ये लीफ का मॉडिफिकेशन है और इसका एग्जाम्पल पी है। वहाँ पे थॉर्न्स थे फॉर डिफेंस, वो स्टेम मॉडिफिकेशन थे। यहाँ पे स्पाइन्स है फॉर डिफेंस, इन कैक्टे इज लीफ मॉडिफिकेशन। ओके, फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन, अनियन का जो हम लोग खाते हैं ये कोई फ्रूट नहीं है, ये फ्लैशी लीफ है। ये लीफ एक साथ मॉडिफाई होके स्टोरेज का काम कर रहे हैं। तो अनियन और गार्लिक लीफ मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए। इन सम प्लांट्स सच एज Australian acacia, the leaf are small, short-lived. The petiole in these plant expand, become green and synthesize food. इसका जो लीफ होता है स्मॉल और छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, वह इसका जो पेटियोल होता है वो एक्सपैंड करके ग्रीन और फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ। ऑब्वियसली लीफ ऑफ इंसेक्टिवोरस मतलब वो इंसेक्ट्स को फीड करने का काम कर रहे हैं, और वो सारा भी लीफ का मॉडिफिकेशंस है। तो स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया। अब हम पढ़ेंगे द फ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्लावर पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लोरेसेंस क्या होता है? द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ऑब्वियसली शूट का मॉडिफिकेशन ही फ्लावर है, वेयर इन शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। जब शूट मॉडिफाई होकर फ्लावर बनाएगा तो शूट एपिकल मेरिस्टम हो जाएगा, मेरिस्टम जो है वो चेंज होके फ्लोरल मेरिस्टम बनाएंगे। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड। इंटरनोड जैसे कि देखो ये सारा आपका ये स्टेम है और ये इंटरनोड, ये नोड है। अब आप मान लो कि हम इसको ऐसे करके इसको इधर से कंप्रेस कर देंगे, ऐसे कंप्रेस कर देंगे, तो आपका नहीं हो जाएगा कि एक ही जगह पे अगर यहाँ पे फ्लावर भी हो, लीफ भी होगा, मान लो यहाँ पे नोड्स में, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक लीफ सारे कंडेंस्ड होके एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो वही इनफ्लोरेसेंस है। ओके, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट ऑलवेज सॉलिटरी। एक शूट टिप जब ट्रांसफर होता है फ्लावर में तो वो हमेशा सॉलिटरी होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on the floral axis is termed as inflorescence. Okay, depending on whether the apex get develop into flower or continues to grow, डिपेंड करता है कि जो एपेक्स है फ्लावर का वो कंटिन्यू टू ग्रो, वो फ्लावर में डेवलप होना चाहता है या फिर वो कंटिन्यूसली ग्रो करना चाहता है। उसके बेसिस पे दो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, एक रेसमोज है, एक काइमोज है। तो रेसमोज में जो होता है, जो मेन एक्सेस होता है प्लांट का, वो कंटिन्यू करता है, ग्रो करता है। मतलब जो फ्लावर होगा वो एक्रोपिटल सक्सेशन में, मतलब फ्लावर साइड में होंगे और जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करने लगेगा। बट उल्टा काइमोज में जो होता है वो मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है, मेन एक्सिस में ही फ्लावर आ जाता है, तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। और बाकी जो होते हैं टर्मिनेट्स इन फ्लावर एंड द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। ऑब्वियसली जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाएगा तो फ्लावर बेसिपिटल हो जाएगा। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो तो जो फ्लावर है वो एक्रोपिटल रहेगा। जैसे कि इसमें देखो मेन एक्सिस में फ्लावर आ गया है, मेन एक्सिस जो है वो मेन एक्सिस जो है इसका वो ग्रो कर रहा है, साइड में फ्लावर्स आ गए, इसके ऊपर में ही फ्लावर आ गया, टर्मिनेट कर गया, अब इधर ग्रोथ हो रहा है, तो ये आपका बेसिपिटल हो गया। ओके, इन्फ्लोरेसेंस हो गया। नाउ फ्लावर, फ्लावर को आप लोग बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सो द फ्लावर, तो फ्लावर का बेसिक सा डेफिनेशन है कि जो फ्लावर होता है इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, द टिपिकल फ्लावर हैज 4 different kind of whorls arranged
successively on a swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। जैसे ये जो पार्ट देखते हो ना फ्लावर में, जो यहाँ पे रहता है टिप पे स्वॉलन रहता है, उसको हम लोग थैलेमस या रेसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। उसमें 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आपका दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स आपका जो पेटल, सेपल, स्टेमेन, कार्पेल, ये जो पढ़े हैं आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, उसी का है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी ऑर्गन्स है, वाइल द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, जैसे लिली में कैलिक्स, कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट्स। जो कैलिक्स और कोरोला है वो अलग अलग नहीं है, वो साथ में है, तो उसको हम लोग पेरियांथ कहते हैं। ओके, पेरियांथ। पेरियांथ किस में प्रेजेंट होता है? लिली में प्रेजेंट होता है। वाइल द फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिस फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर हैविंग एदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब हम सिमेट्री का बात करेंगे, तो सिमेट्री में द फ्लावर कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री में 2 हो जाते हैं, 3 टाइप का सिमेट्री हो जाएगा। एक तो आपका हो गया कि एसिमेट्रिकल है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। और अगर सिमेट्रिकल है तो 2 टाइप का है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है, मतलब अगर कोई फ्लावर है तो किसी भी पार्ट से कट करो तो वो इक्वल हाफ में आ जाएगा, इसको रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। बट अगर किसी फ्लावर को हम लोगों को बायलेटरल सिमेट्री, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन उसको इक्वली डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ओके, और उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। तो अब ये हो गया कि एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडिकल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी प्लेन से काटो 2 इक्वल पार्ट में हो जाएगा थ्रू द सेंटर। इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। उसके बाद वाइल इट कैन बी divided into 2 similar half only in one particular vertical plane, उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ओके, उसके बाद है कि द फ्लावर इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब इरेगुलर, उसका एक ही एग्जांपल है काना। ओके, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। किसी भी प्लेन से काटो वो डिवाइड इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो इसका एक ही एग्जांपल है काना। ओके, अ फ्लावर कैन बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये कैसे पता चला कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस है? व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा तो ट्राइमेरस, मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा तो टेट्रामेरस, और मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा तो पेंटामेरस। फ्लावर विद ब्रैक्ट फ्लावर, जैसे कि नीचे रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसिल। पेडिसिल के बेस में एक रिड्यूस लीफ प्रेजेंट हो तो वो फ्लावर को ब्रैक्टेड कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है विदाउट ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्टेड। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ओके, अब पढ़ना है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स पे कितने टाइप के, तो जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे गाइनोशियम वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि और भी 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, दैट इज एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। इसमें हम देखते हैं कि गाइनोशियम का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। ओके, तो इसमें बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस, द फ्लावर कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपो, पेरी एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोगाइनस का मतलब है कि द फ्लावर इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाइप मतलब समझ रहे हो कि बहुत हाइपोगाइनस जो गाइनोशियम है उसका बहुत हाइप है तो वो सबसे ऊपर है, तो ठीक है, तो आपको गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट इज सिचुएटेड बिलो इट। आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि इसमें 2 टाइप का डायग्राम दिया हुआ है आपका पेरिगाइनस में, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाइपोगाइनस, इसमें आप समझ लो कि गाइनोशियम सबसे ऊपर है, हाइप है गाइनोशियम का भाई,
तो हाइपोगाइनस हो गया, और बाकी सारे जो पार्ट हैं वो नीचे हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको देखो ऊपर है मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर भी है अपने में, हाइपोगाइनस हाइट भी है उसका, तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है गाइनेशियम, दैट इज हाइपोगाइनस, सुपीरियर भी है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल हाइपोगाइनस गाइनोशियम प्रेजेंट, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज पेरीगाइनस. Perigynous, if gynoecium is situated in the center and other part of the flower is located on the rim of the thalamus almost at the same level. बोला तो है कि ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल होता है, बट थोड़ा इसमें ये कि, और फिर इसको हाफ इन्फीरियर भी बोलते हैं। इसमें आप ये समझ लो ना कि ऐसे सेम लेवल पे बोला है तो सेम लेवल पे तो नहीं मान सकते हैं, इसका डायग्राम थोड़ा अजीब सा है, बट आप मान लो कि इसे हाफ इन्फीरियर के बेसिस पे थोड़ा सा मान लो कि थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ये, और ये तो काफ़ी नीचे है, पता नहीं क्यों इसको सेम लेवल पे मान लिया है, बट पेरीगाइनस है स्टिल एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो एनसीईआरटी में जैसा बोला है वही आपको एग्जाम में करना है। तो ये पेरीगाइनस है और हाफ इन्फीरियर है। इसका एक ही, इसका 3 एग्जाम्पल इसका भी है कि प्लम, पीच एंड रोज, प्लम, पीच, रोज, पेरीगाइनस, प्लम, पीच, रोज, पेरीगाइनस, प्लम, पीच, रोज, पेरीगाइनस, ऐसे करके याद रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, प्लम, पीच, रोज, पेरीगाइनस। और ये हाफ इन्फीरियर है, और डायग्राम याद रखना कि ये दोनों पेरीगाइनस का है, ये हाइपोगाइनस का है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट स्टिल याद रखना। ओके, उसके बाद एक आपका एपिगाइनस हो गया। एपी, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। इसमें क्या होता है ना कि जो ओवरी होता है, ये थैलेमस होता है, ये ऊपर तक जाके ये ओवरी को अपने अंदर पूरा कवर कर लेता है और क्लोज करके और फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर है, तो ये पूरा ही अंदर हो जाता है, तो इसमें इन्फीरियर है, नो डाउट इसमें इन्फीरियर है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका गुआवा एंड क्यूकुम्बर। उसके बाद गुआवा, कुकुम्बर इसका एग्जाम्पल है। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये नीट का क्वेश्चन है, ये PYQ है, तो आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग के भी एग्जाम में आएगा, और जो नीट भी देंगे उनके लिए तो बेटर ही है। ओके, तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, ये आप समझ गए। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सब समझ गए। उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ गया होगा कि थैलमस बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस, ये सब। उसके बाद फ्लावर का पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला के बेसिस पे आपको समझ में आ गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। एग्जाम्पल याद कर लेना, हाइपोगाइनस सुपीरियर होता है, पेरीगाइनस हाफ इन्फीरियर और एपिगाइनस इन्फीरियर होता है, ठीक है। उसके बाद अब पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैलिक्स और कोरोला में ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले यही लिख को पढ़ लेते हैं। कैलिक्स तो फिर भी बहुत छोटा है, कोरोला में तो फिर भी आपको एस्टिवेशन पढ़ना है। तो कैलिक्स, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट वर्ल्ड, जैसे कि अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको सेपल बोलते हैं, और ये जनरली ग्रीन होता है। ग्रीन, सेपल आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। ऑब्वियसली जैसे रोज में ग्रीन पार्ट जो है वो क्या है, वो आपका कैलिक्स है। जो रेड वाला पार्ट है वो आपका क्या है, वही आपका कोरोला है, क्योंकि वो कलरफुल है, तो कलरफुल पार्ट्स कोरोला होता है, और जो कैलिक्स है वो आपका ग्रीन वाला पार्ट होता है, ठीक है। आपका लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मतलब सेपल फ्यूज्ड है, सेपल फ्यूज भी हो सकते हैं, सॉरी यूनाइटेड हो सकते हैं, या फिर पॉलीसेपलस। जो सेपल है आपका, जो कैलिक्स है वो आपका फ्री है। आपको एग्जांपल नहीं याद करना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया मतलब आपको नहीं याद करना है एकदम। एनसीईआरटी मतलब हमारी एनसीईआरटी माता है, ठीक है, जो है एनसीईआरटी, नहीं दिया है नहीं पढ़ना है, दिया है मतलब पढ़ना है, बस बात खत्म। सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है एनसीईआरटी, बस। जो है एनसीईआरटी में सब आ सकता है, और जो नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में तो कतई नहीं आएगा। तो गैमोसेपलस सेपल यूनाइटेड, पॉलीसेपलस सेपल फ्री। उसके बाद पढ़ेंगे कोरोला। तो कोरोला क्या है, कंपोज्ड ऑफ पेटल। पेटल जो होता है ब्राइट कलर का होता है। अभी आपको रोज़ का एग्जांपल दिया, जो ग्रीन वाला रोज़ का बर्ड, मान लो आपका रोज़ का जो कली होता है, इसमें जो ग्रीन वाला है वो आपका कैलिक्स हो गया, दैट इज पेटल हो गया, सेपल हो गया। उसका जो रेड रेड आपका जो उसका पेटल्स है वो आपका कोरोला हो गया, और वो कलर्ड है, वही तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो वही है। लाइक कैलिक्स, कोरोला ऑल्सो बी,
कोरोला भी फ्यूज्ड हो सकता है, मतलब पेटल्स जो है वो यूनाइटेड हो सकते हैं, गैमोपेटलस, और पॉलीपेटलस दैट इज पेटल फ्री हो सकते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला आर वेरी ग्रेटली इन प्लांट। ऑब्वियसली सारे प्लांट्स में कैलिक्स और कोरोला का कलर और शेप वेरी करता है। आप कोई भी फूल ले लो, एक भी मतलब आपका अगर रोज़ है तो रोज़ का मैच कर रहा है, बट रोज़ और लिली का थोड़ी ना मैच करेगा, रोज़ और चाइना रोज़ का मैच नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा होता है, रोज़ और हिबिस्कस का आपका मैच नहीं करेगा, तो कलर भी अलग है, आपका शेप भी अलग है, मैच हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन अलग होते हैं जनरली। और फिर जनरली भी छोड़ दो, आपका ये है ना कि कोरोला का जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो बहुत सारा होता है, ठीक है। कोरोला कैन बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे आपका ये एक टिपिकल फ्लावर है, ये आपका पेडिसल है, फिर आपका ये ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स हो गया, आपका ये पेटल है वो फ्लावर हो गया, ये आपका गाइनोशियम हो गया, ये आपका एंड्रोशियम हो गया। कैलिक्स ग्रीन वाला, कोरोला ये जो पेटल्स है, एंड्रोशियम वो जो आपका, ये आपका एंड्रोशियम हो गया जिसमें एंथर, ऊपर में एंथर प्रेजेंट है, और ये आपका गाइनोशियम हो गया जिसका बेसल पार्ट इज द ओवरी। ओके, उसके बाद अब हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे। एस्टिवेशन क्या है ना, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन अ फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, बस। इन द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन 4 तरीके का होता है, ठीक है। वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। देखो, याद करने का थोड़ा अच्छा तरीका है ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि इससे आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है तो ऐसा नहीं है कि सबको याद हो जाएगा। आप एनसीईआरटी ऐसा आप 4 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको लाइन याद हो जाएगा। और आप क्या करना, जो एग्जाम्पल्स है उनको आप यहाँ पे लिख लेना। जैसे अगर ये वेलवेट है तो ये आपको दिख रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल्स लिख लेना, ठीक है। यहीं पे इसका एग्जाम्पल्स लिख लेना, फिर यहीं पे आप इसका 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 सबका एग्जाम्पल लिख लेना। तो आप ये डायग्राम भी अगर 4 बार देखोगे ना तो आपको याद रहेगा कि ये ऐसा था, बीच में ये वाला ये था, और ऑर्डर में याद करना, ये ऐसा था, ये ऐसा था, बीच में ये ऐसा था, और इसका एग्जाम्पल नीचे ये था। ऐसे याद रखने में दिक्कत है। पैराप में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही आप एनसीईआरटी में अगर यहाँ लिख लोगे तो आपको ये वे हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग एस्टिवेशन, दैट इज वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो, वेलवेट में है कि व्हेन द सेपल एंड पेटल ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टचेस वन अनदर एट द मार्जिन, जस्ट टचेस मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ टच कर रहे हैं, तो वो आपका वेलवेट हो गया। तो यहाँ ये आपका वेलवेट हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में आपका क्या है कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप एट दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसका 3 एग्जाम्पल है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। उसके बाद उसमें क्या होता है कि टच कर रहे हैं, बट एक क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। लेडी फिंगर इज कॉल्ड ट्विस्टेड, मतलब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऑन द मार्जिन ऑफ ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ट्विस्टेड। और उसके बाद जो आपका इम्ब्रिकेट है, द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए ये इम्ब्रिकेट है। जो ट्विस्टेड में क्या है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। आपका वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। आपका इम्ब्रिकेट का एग्जांपल दिया हुआ है आपका काशिया एंड गुलमोहर। काशिया एंड गुलमोहर यहीं पे लिख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना ही बस आपको देखना पड़ेगा और आप समझ जाओगे कि क्या था। आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप बस पलटोगे भी ना डेली तो भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो 4th वाला है वो वैक्सिलरी है, ठीक है। वैक्सिलरी को हम लोग क्या कहते हैं, पेपिलिनियोस, ठीक है, पेपिलिनियोस, ठीक है। इसमें जो होता है कि 5, इसका एग्जाम्पल है पी और बीन। देयर आर 5 पेटल, 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला, सबसे लार्जेस्ट है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। ओवरलैप द 2 लेटरल, ये लेटरल है। लेटरल वाले को क्या कहते हैं, विंग्स। 2 विंग्स है, एक स्टैंडर्ड है, और फिर नीचे एक जो आपका
turn overlap, and the smallest interior petal is called keel. Standard दो wings और keel. This type of estivation is known as vexillary. Okay, इसका एग्जाम्पल है पी और बीन. उसके बाद आपको पढ़ना है, ये आपने पेटल का अरेंजमेंट पढ़ लिया कि सेपल कैसे अरेंज्ड है फ्लावर में. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम के बारे में. कैलिक्स कोरोला हो गया, अब एंड्रोशियम पढ़ेंगे, देन गाइनोशियम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है. एंड्रोशियम में क्या है कि द एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन. ऑब्वियसली सेमन, बहुत सारे स्टेमन कंपोज्ड होकर एंड्रोशियम बनाते हैं. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट. फिलामेंट प्रेजेंट होता है, अभी देखिए फिलामेंट, और यहाँ पे ऐसा एक एंथर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड अ एंथर. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड. ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है कि एंथर का पूरा आपको डाइसेक्शन पढ़ना है. दैट इज वो बाइलोब्ड होता है, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्ड. बाइलोब्ड दैट इज, और एक लोब में 2 चैम्बर होता है. डाइथीकस, बाइलोब डाइथीकस ऐसा. ठीक है, जिसको पॉलन सैक भी होता है, उसी में पॉलन बनता है, उसी में पॉलन ग्रेन बनता है. ठीक है, पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन सैक. ऑब्वियसली स्टेराइल स्टेमन क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन मतलब फर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल स्टेमन, दैट इज स्टेराइल स्टेमन आर कॉल्ड स्टेमिनोड. ठीक है, अब स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड, जुड़ा हुआ हो सकता है विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमंग देमसेल्फ, खुद से या फिर पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है. तो जब स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा होता है तो उसको एपीपेटलस कहते हैं, जैसे ब्रिंजल में एग्जाम्पल है एपीपेटलस, जब वो पेटल के साथ जुड़ा है. स्टेमन अटैच्ड विथ पेटल आर कॉल्ड एपीपेटलस. ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल एपीपेटलस का. एपीफाइलस क्या होता है? जब वो पेरियंथ के साथ जुड़ा होता है. पेरियंथ आपको बोले थे कि डिस्टिंक्ट नहीं होता है जब कैलिक्स और कोरोला लिली में, तो जब कैलिक्स कोरोला दैट इज पेरियंथ जुड़ा हुआ है एंड्रोसियम के साथ, तब आप उसको क्या बोलोगे? एपीफाइलस. उसका एग्जाम्पल है लिली. द स्टेमन इन द फ्लावर मे इधर फ्री हो सकता है, दैट इज पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड. तो यूनाइटेड में भी इसमें वेरिंग डिग्री, मतलब यूनाइटेड भी है तो एक जुड़ा हुआ है कि 2 जुड़ा हुआ है कि 3 जुड़ा हुआ है कि कितने जुड़े हुए हैं. तो स्टीमेन में भी यूनाइटेड इनटू एक बंच, 1 बंच और 1 बंडल, तो मोनो एडल्फस कहते हैं, जैसे चाइना रोज. और 2 बंडल से जुड़ा हुआ है दैट इज डाई एडल्फस, तो वो पी में होता है. और मोर देन 2 बंडल से जुड़ा हुआ है दैट इज पॉली एडल्फस, तो वो सिट्रस में होता है. दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर इन सेल्विया एंड मस्टर्ड. फिलामेंट जो आपका होता है एंड्रोशियम में, जो फिलामेंट होता है इसका लेंथ भी वेरी करता है, और उसका एक एग्जांपल है सेल्विया एंड मस्टर्ड. उसके बाद है आपका गाइनोशियम. एग्जाम्पल याद कर लेना, समझने जैसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूँ, इसीलिए चैप्टर पता है एग्जाम्पल रट लो कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें समझने वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. आपको पढ़ना है, इसमें वर्ड्स याद रखना कि, और वर्ड्स को तोड़ोगे ना तो ही मिल जाएगा. एपीपेटलस, पेटल अटैच्ड विथ स्टेमन, पेटल अटैच्ड विथ स्टेमन. एपीफाइलस, एपीफाइलस में जो आपका स्टेमन है वो पेरियांथ के साथ अटैच्ड है. तो पेरियांथ तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि कैलिक्स और कोरोला ऑब्वियसली अटैच्ड है, तो पेरियांथ है. मतलब कि जो आपका एपीफाइलस है उसमें कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन तीनों ही अटैच्ड है. उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिली. ऑब्वियसली जिसमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, लिली, उसी में पेटल भी अटैच्ड है, तो लिली ही एक एग्जाम्पल हो सकता है आपका एपीफाइलस का भी. उसके बाद है अब गाइनोशियम. तो गाइनोशियम पढ़ेंगे, फिर हम प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद आपका ये पार्ट, फ्लावर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. तो इसको फिनिश करते हैं. सो गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि आपका एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल. कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट होता है, दैट इज सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जनरली वो ऐसे होता है. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा. ये है आपका स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. ये है आपका स्टाइल, और ये आप बेसल पार्ट दैट इज ओवरी. ठीक है, 3 होता है. ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब्यूल दैट इज tube that is style. The style connects the ovary to the stigma, and the stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grain. अभी बोला कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है.
ईच ओवरी बियर 1 or 2 ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। अंदर जो ये ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। ओवरी, इसका जो ये पार्ट है, ये जो ओवरी का पार्ट है ये आपका इसके अंदर ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। व्हेन वन और मोर कार्पेल इज प्रेजेंट देन मे बी फ्री, दैट इज लोटस और रोज में, और उसको एपोकार्पस कहते हैं। और सिन कार्पस जब कार्पेल फ्यूज्ड होते हैं जैसे मस्टर्ड और टमेटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, याद रखना कि ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में मैच्योर हो जाता है। इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ चुका है क्योंकि, तो पूछे हुए चीज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है। तो प्लेसेंटेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कैसा है उसको हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मेनली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। मार्जिनल, मार्जिनल का सबसे एग्जाम्पल, सबसे इजी, मार्जिनल का एक ही एग्जाम्पल है मटर, दिख भी मटर जैसा रहा है तो मटर, मार्जिनल का एग्जाम्पल है मटर, दैट इज पी। उसके बाद आपका आ जाता है मार्जिनल में है द प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा फॉर्म्स आर रिच अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर्स ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द रिच फॉर्मिंग 2 rows एज इन पी। बिल्कुल भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं, आपको बस एग्जाम्पल से मतलब है। एग्जाम्पल क्या होता है? मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, बात खत्म। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल and the ovule are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be exile। इसमें क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे जैसे सेप्टम बीच बीच में प्रेजेंट है और ऐसा मल्टीलॉक्यूलर ओवरी में प्रेजेंट है तो एक्साइल। एक्साइल का एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन, नींबू दिखता है नहीं, बीच बीच में उसका सेप्टम, नींबू के बीच बीच में ऐसा सेप्टम प्रेजेंट होता है, फिर दाने दाने उनके उस सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं आपका टमेटो, लेमन और चाइना रोज, इसमें है आपका एक्साइल। उसके बाद है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है ना कि आपका फॉल सेप्टम, मतलब फॉल सेप्टम है, ठीक है। इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑफ द पेरिफेरल पार्ट, ओवरी ऑफ 1 चैम्बर एंड इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, फॉल सेप्टम की वजह से। इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। इसका 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, आर्जीमोन। मस्टर्ड, आर्जीमोन याद कैसे रखना? MAP से याद रखना, MAP। मस्टर्ड पेराइटल होता है और आर्जीमन MAP, MAP, ओके। व्हेन द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द फ्री सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा इज एब्सेंट। इसमें कोई सेप्टा नहीं है, इसमें सेप्टा है, इसमें फॉल सेप्टा है, इसमें कोई सेप्टा नहीं। बीच में फूल जैसा प्रेजेंट है, फ्लावर, फ्री सेंट्रल फ्लावर, फ्री सेंट्रल फूल, फ्री F से फ्री सेंट्रल, F से फूल, फूल जैसा प्रेजेंट है, बस डायंथस और प्राइमोस, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि डायंथस और प्राइमोस जैसा फूल, तो फूल, फ्री सेंट्रल, कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है बेसल। तो बेसल का एग्जांपल है, 2 फ्लावर होते हैं इसमें, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड प्रेजेंट है। द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड, उसमें हो जाता है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जांपल है आपका सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, ठीक है। फ्रूट हो आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट को। फ्रूट पढ़ने से पहले आप देख लो कि ये आप कवर कर चुके हैं, फ्लावर को, लीफ को, स्टेम को, रूट को, सब कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं, लास्ट है जो आपका फ्रूट है, लास्ट नहीं है, फ्रूट के बाद आपको सीड भी थोड़ा पढ़ना है। तो फ्रूट थोड़ा सा ही है और 2 ही फ्रूट मेनली हम लोग इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, दैट इज़ कोकोनट और मैंगो, तो उसी को कवर कर लेते हैं। फ्रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्रूट अभी आपको बताया था कि जो ओवरी होता है वो मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है, तो इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट फॉर्म हो रहा है from the without fertilization of ovary, that is parthenocarpic fruit, उस फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड द सीड होता है, उसके बाद पेरिकार्प। ये फ्रूट कंसिस्ट होता है ऑफ द वॉल, कंसिस्ट ऑफ वॉल्स और कर पेरिकार्प एंड सीड। वॉल्स ऑफ फ्रूट होता है और सीड प्रेजेंट होता है। जो पेरिकार्प में भी फ्लैशी और ड्राई, फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई हो सकता है। जो फ्लैशी होता है
व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपी, मीजो एंड एंडोकार्प। जब फ्लैशी है, जैसे कि आपका ये हो गया मैंगो ही समझ लो, तो ये फ्लैशी है इसका पेरिकार्प, ठीक है। सीड जो इसका है वो स्टोनी है और इसका पेरिकार्प है, तो सबसे अंदर वाला पोर्शन है वो आपका एंडोकार्प हो जाएगा जो सीड से अटैच्ड है। उसके बाद बीच वाला जो पोर्शन है वो मीजोकार्प हो जाएगा। उसके बाद जो बाहर वाला कवरिंग है दैट इज एपिकार्प। तो जब फ्लैशी होता है तो ये डिवाइडेड होता है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ, सो सॉरी पार्ट नहीं है ये, अ टाइप ऑफ फ्रूट दैट इज ड्रूप। उसका एग्जाम्पल है मैंगो और कोकोनट। उसके बाद आपको पढ़ना है दे आर डेवलप फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ओके, एंड वन सीडेड, एक ही सीड है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प और मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प। इसमें क्या होता है ना कि एडिबल मेजोकार्प, मतलब मैंगो में जो एडिबल पार्ट है वो मेजोकार्प है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मेजोकार्प इज फाइबरस। इसका मेजोकार्प फ्लैशी एडिबल है और इसका मेजोकार्प फाइबरस है, ओके। उसके बाद सीड आपको पढ़ना है। सीड में सबसे पहले डाइकॉट सीड का थोड़ा सा आप ये ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, कि द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड से बनता है आपका, ओव्यूल से बनता है आपका सीड, ठीक है। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड में क्या होता है, सीड कोट और एम्ब्रियो से बना होता है। तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल और एम्ब्रियोनिकल एक्सिस एंड वन एज वन, मतलब कॉटिलिडन एक है जैसे कि वीट और मेज में, और दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है जैसे कि ग्राम और पी में, ठीक है। उसके बाद सीड का अब हम पढ़ेंगे कि डाइकॉट सीड के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे हम। तो नाउ डाइकॉट सीड, the outermost covering of seed is called seed coat. outermost covering of seed is called seed coat. यही सब पूछता है आपके एग्जाम में, छोटा छोटा पॉइंट्स। the seed coat has two layers, outer testa inner tegmen, outer testa inner tegmen। सीड कोट से कवर है, सीड कोट दो लेयर्स में है, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट, जो हाइलम है वो एक स्कार है सीड कोट में, थ्रू विच डेवलपिंग सीड आर अटैच टू फ्रूट, उसी से वो फ्रूट से अटैच्ड होते हैं। जो सीड है वो फ्रूट से अटैच्ड होता है हाइलम के थ्रू। अबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट ऊपर एक छोटा सा स्पोर प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और वो माइक्रोपाइल का क्या काम होता है, वो वो एयरेशन में काम करते हैं, कि मतलब एयर। With the help of seed coat, the embryo consisting of a embryonical axis and two cotyledon, the cotyledon are often fleshy and full of reserve food material. cotyledon आपका जो food material से भरा होता है, at the end of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। अगर ये एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है तो ऊपर में आपका प्लीम्यूल प्रेजेंट है जिससे आपका शूट डेवलप होगा, नीचे रेडिकल प्रेजेंट है जिससे आपका रूट डेवलप होगा, और ये दोनों इसका कोटिलिडन है, ओके। उसके बाद इसमें ये है कि इन सम सीड जैसे कि कैस्टर, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज फूड स्टोरिंग टिश्यू इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब एंडोस्पर्म उसमें प्रेजेंट है कैस्टर में, तो वह एंडोस्पर्मिक है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम एंड पी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है वो आपका पी, ग्राम, बीन, ये है आपका। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैच्योरिंग सीड उसको खत्म कर दिए हैं। इन सच सीड इट इज नॉट एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल है कैस्टर, नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्मस का एग्जांपल है आपका पी, बीन और ग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोकॉट सीड को। मोनोकॉटिलिडनस सीड, इसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मस। सारे मोनोकॉट, जनरली जो मोनोकॉट होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो उसका एक एक्सेप्शन है ऑर्किड जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, द
Maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and store food. The outer covering of the endosperm separate the embryo by proteinaceous layer called aerolan aileron layer. Okay, so sorry, tongue twist हो रहा है. Aileron layer. Okay, the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shielded shape cotyledon, that is scutellum, are and short axis with plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in a sheath which is called coleoptile and coleorhiza respectively. देखो इसमें ये है कि ये एम्ब्रियो है या उसका ये एम्ब्रियो है और ये उसका एंडोस्पर्म है. ठीक है, इसमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये जो है आपका ये पूरा एंडोस्पर्म है. ठीक है, और इसके बाहर एक प्रोटीन का लेयर है, उसको एलेरॉन लेयर कहते हैं. ये आपका सीड कोट और फ्रूट वॉल हो गया. उसके बाद जो ये एक कॉटिलिडन ये जो है उसको हम लोग एक कॉटिलिडन है उसको हम लोग स्क्यूटलम बोलते हैं. ठीक है, प्लीम्यूल और रेडिकल तो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में प्रेजेंट है ही है. तो जो प्लीम्यूल को कवर कर रहा है जो शीट उसको हम लोग कोलेप्टाइल कहते हैं और जो रेडिकल को कवर कर रहा है उसको कोलोराइजा कहते हैं. रेडिकल में आर आ रहा है इसलिए कोलोराइजा में भी आर आ रहा है, इससे याद रखना. और बाकी जो दूसरा हो जाएगा वो कोलेप्टाइल और प्लूमियल हो जाएगा. ठीक है, बाकी ये वाला पोर्शन अभी मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में तो पूछता भी नहीं है. नीट के पेपर में आता है बट आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या फिर एग्रीकल्चर एंड ऑल ये सब पेपर में ये सारा इतना आता ही नहीं है. ओके, तो ये जितना मॉर्फोलॉजी में था मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया और यही था इस चैप्टर में. आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना और जो चीज़ एनसीईआरटी में मैंने आपको कहीं कहीं लिखने के लिए बोला है लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है. लिखोगे तो समझ में आएगा और याद भी रहेगा, लिखने से याद रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल है आप भूल सकते हो. तो इससे बेटर है कि आप लिख लिख के याद करो. That's it for the chapter. We will see you in the next chapter, that is maybe anatomy or something else. Okay, then bye.